गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। तुम लोगों का रैपिड फायर कितने बजे से है उत्कर्ष? सर 4 बजे से। 4 से। ठीक है, मेरी यार क्लास लगा दी है 3:45 से ऑफलाइन में। हाँ सर, ऑफलाइन में सर आज कंटिन्यू क्लासेस है 7 बजे तक शायद। हम्म। बड़ा मुश्किल कर देते हैं, ऑनलाइन क्लास घर से लेनी होती है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से। तो 15 मिनट में कैसे पहुंचा जाए वहां पे? आपकी क्लास वैसे बड़े टाइम बाद लगी थी। हमने पहले ही बता दिया था उस दिन, क्योंकि मिश्रा सर पहले अपना कोर्स कराते हैं तब हमें क्लास मिलती है। कहाँ तक पहुंच गए उनके में? कितना इलास्टिसिटी हो गया? यस, इलास्टिसिटी हो गया, सरफेस टेंशन थोड़ा सा बचा है एक क्लास का। अच्छा। खैर ऑफलाइन में तो वो फ्लूड करा रहे हैं इस समय। चलो अब अपनी भी क्लास लगेगी, अभी रोटेशन खत्म कर लेते हैं। यस सर।
may be assumed to be concentrated. Good afternoon, sir. पापा इसको छोड़ दिए वही बारिश हुआ है आ गए पढ़ के हाँ भाई, तो मम्मी पापा कौन छोटा सा बच्चा पढ़ने आ गया है भाई? प्रियंबदा आर्या जी। बाजारे में चल रहे हो खाने में बर्तन माजने को चला जब प्रसादी पर बड़ी बढ़िया लग रहा था हां चल कपड़ा निकाल सर चलिए तो ते सब पढ़वा को तक फांसी ले लेंगे तो ट्यूशन ना पढ़ा फांसी ले चलिए ट्यूशन ना पढ़ा को ना बड़ी बढ़िया लगा था तू जैसी एकदम मस्त पढ़ रही थी काफी मजा गाना गा आज भी आप खाली 2 दिन और हो गई तो तुम लोग अपना म्यूट कर लो भाई, जो छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं। हाँ सॉरी, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। ठीक है, तो अब आज की क्लास शुरू करते हैं। तो शुरुआत वहां से करनी चाहिए जहां से एंड हुआ था। तो मैंने एक प्रॉब्लम ली थी लास्ट टर्म पर, और लास्ट टर्म की प्रॉब्लम ये थी कि शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग कर रहे थे। तो एक शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम करते हैं, बहुत बढ़िया सी है, छोटी सी है, कोई बहुत कठिन नहीं है। सपोज ये स्फीयर है कोई, और स्फीयर के अंदर एक स्फीयर और काट दिया गया है। वो कटा हुआ स्फीयर ये है, इस तरीके से काटा गया है। और ऑफ कोर्स ये डायमीटर है इसका। ये ओरिजिनल स्फीयर का सेंटर है ओ, यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस आर। और ये कटे हुए स्फीयर का सेंटर है, ये इस यहाँ बिल्कुल कॉर्नर से, किनारे से काटा गया है। और इसका रेडियस सपोज
पहले तरीके से r/n ले लेंगे, तो जब ये काट के निकाल दिया जाएगा तो बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा। सपोज ये G पर आ गया और इस शिफ्टिंग को हम S कह दे रहे हैं, दिस शिफ्टिंग इज S। तो फाइंड द शिफ्टिंग ऑफ center of mass after cutting। तो ये आप लोगों को करना है। अभी टाइम लिमिट हम दे रहे हैं 5 मिनट की, 5 नहीं ज्यादा है, 5 मिनट ज्यादा है, सिर्फ 2 मिनट की टाइम लिमिट है। जल्दी से इसको करिए। प्रियंवदा भाई तुम्हें बधाई हो, तुम्हारी रैंक अच्छी आई है। और शिवांगी सो रही थी। उत्कर्ष तुम्हारी बेटा रैंक नहीं आती है अच्छी, क्या बात है। आदिल हैं, FD रजत हैं, प्रभाकर विश्वास, प्रभांशु पांडे, प्रत्युष वर्मा, प्रियंवदा आर्या, रियलमी, रेडमी, शिवांगी निगम, रेडमी नोट 9। अर्शिया तुम भी इस बार रैंक नहीं ला पा रही हो हैं, तो क्या बात है, सो रहे हो क्या तुम लोग अभी? मेहनत करो, जगो। नीट बहुत लेट नहीं होगा, सितंबर नहीं जाएगा, जून के लास्ट वीक तक हो जाएगा। तो जोश में आओ थोड़ा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। कौन आया? सर सुंदरम। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था तुम लोगों को, शिफ्टिंग बराबर होती है -ml/m, कैपिटल बड़ा वाले का माइनस रिमूव्ड मास, है ना, इनटू डिफरेंस दोनों के सेंटर का। हाँ, रिमूव्ड मास अपॉन रिमेनिंग मास। और मल्टीप्लाई में उन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। हाँ, रिमेनिंग मास, और इसके मल्टीप्लाइड में ये ओ डैश आ जाता है, दोनों के सेंटर ऑफ मास का बीच की डिस्टेंस। तो ठीक है, ये ओ डैश कितना होगा? ये पूरी डिस्टेंस r है, ये r/n है, तो ये हो जाएगा r - r/n। लेकिन यहाँ पे ये 3D है, तो जो पिछले टर्न पर हमने कोशिश किया था इस प्रश्न को, तो उसमें हमने यूनिफॉर्म मास डेंसिटी ली थी एरिया वाइज, इस बार वॉल्यूम की होगी। तो यहाँ पर अगर मेरे पास इस पूरे स्फीयर का डेंसिटी अगर रो मान लें, तो रिमूव्ड मास कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r/n का क्यूब इंटू डेंसिटी, और रिमेनिंग मास हो जाएगा 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r/n का क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। तो अब ये काफी चीजें कट जाएंगी, जैसे 4/3 पाई कट जाएगा कॉमन होके, r का क्यूब भी कट जाएगा, और ये डेंसिटी भी कट जाएगी। तो बचा क्या? पेज पलटने से अच्छा है हम इधर लिख दें कहीं, तो दिस विल बी माइनस, अब ये देखो ये 1/n³ बचा हुआ है,
और ये बचा है, ये तो पूरा कट गया, 1 माइनस 1/n³। और इसमें से r कॉमन ले लो, तो ये 1 माइनस 1/n बचा हुआ है। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो n³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस r, ये तो n³ से n³ कट गया, और ये n-1/n आ जाएगा, n-1/n। और इसको n³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n³ - 1 हो जाएगा। यहाँ n³ आ जाएगा, यहाँ n³/1, n³ ये 1 हो जाएगा। अब इसको चाहो तो एक फॉर्मूला होता है, इसके फैक्टर हो जाएंगे, वो हम लोग कर सकते हैं, और चाहो तो यहीं छोड़ दो, ये भी ठीक है। वैसे इसके फैक्टर अगर करेंगे तो क्या होगा, ये n³ ये मालूम है ना कि a³ - b³ बराबर होता है, फॉर्मूला याद नहीं होगा, 10th क्लास में था, a - b a² प्लस ab प्लस b²। तो a यहाँ पे ये n है, ये 1 है, तो n-1 कट जाएगा, और ये वाला आंसर आ जाएगा मेरे पास -r/, अब ये n तो रहेगा ही, और n-1 कटने के बाद बचेगा n² प्लस n प्लस 1। इस वाले क्वेश्चन की स्टोरी ये है कि ये लगातार अल्टरनेट पूछा गया था। नीट का पेपर जब AIPMT के नाम से होता था, तो 2007 में या 8 में, मुझे सन ठीक से याद नहीं है, पहले ये वाला क्वेश्चन स्फीयर के फॉर्म में पूछा गया, और वो बड़ा सा स्फीयर काट देते थे, ये r होता था, ये r/2 होता था, और एक साल छोड़ के उसके एक साल के बाद फिर यही क्वेश्चन ये स्फीयर के फॉर्म में आया। पहले डिस्क के फॉर्म में आया, फिर इसकी स्फीयर के फॉर्म में आया। अब मैं तुम लोगों को एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं कि अब यहाँ पे अगर ऐसे पूरा काट दें r/2 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, n की जगह 2 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, r/14 आ जाएगा, 2 और ये 4 और 3 7, अब माइनस r/14, तो सेंटर ऑफ मास इधर r/14 शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन तुम लोगों को कराने जा रहा हूं जो एक कंफ्यूजन पर बेस्ड है। हमसे बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी थी और वो कंफ्यूज हो गया था। देखो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर की साइड हम लोग ले लेते हैं L। यूनिफॉर्म स्क्वायर है, यूनिफॉर्म स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट मान लो, प्लेट लिया है मतलब हमें मास पर यूनिट एरिया से मतलब होगा। और मैंने क्या किया, एक और स्क्वायर इससे काट दिया, लाइक दिस, ये भी स्क्वायर ही, और लेकिन इसकी साइज नहीं दी है, ये x है, ये दिया गया है, इस तरीके से काटा गया है, हो तो हम फिलअप भी कर दें। इतना ये काट दिया गया है, और इस स्क्वायर की साइड x है, और क्वेश्चन ये है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, मिनिमम वैल्यू ऑफ x so that center of mass of remaining portion
lie outside the body. तो मतलब ये डायगोनल है ना ये। नाउ इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक। तो मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करता है, किधर शिफ्ट करता है? कटे हुए पोर्शन से दूर की ओर शिफ्ट करता है। तो ये रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा? नीला वाला तो कट जाएगा, ये बचा हुआ एल शेप का पोर्शन बचेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम नाम डाल लें ए बी सी डी, दिस वाज द ओरिजिनल स्क्वायर, एंड पी क्यू आर एस। अब पी क्यू और ये सी और इसको कुछ और बोल दो ई, ये कटा हुआ स्क्वायर है। तो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में ना आए, ए से पी के बीच में ना आए, बल्कि पी और सी के बीच में आए। उसके लिए मुझे एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा बनाया हुआ क्वेश्चन है और शिफ्टेड क्वेश्चन है। रियल मी 3 to everyone। बेटा आपका आंसर जो है, जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, आप मुझे पर्सनल फोन करिए। मन ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, लगाना पड़ता है। और कोई अगर दिक्कत हो तो बताओ, हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूट लेवल पे हर तरह से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम आवर साइड। तो फिलहाल इट इज अ गुड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इसकी साइड क्या ले कम से कम, कि रिमेनिंग पोर्शन, ये जो एल शेप का रेड कलर का पोर्शन पड़ रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके अंदर ना पड़े, यानी कि इसके बाहर पड़े, पीसी साइड में पड़े।
चलो इसको मैं बता देता हूं। ये जो पूरा हमारे पास स्क्वायर है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके डायगोनल के मिडिल पॉइंट पर होगा। और एक चीज देख लो यहाँ पे, ये मान लो स्क्वायर था, ये डायगोनल था, तो अगर मैं स्क्वायर इस टाइप का डालता हूं ये, तो यहाँ था सेंटर ऑफ मास, यहाँ था, इधर शिफ्ट करेगा तो अंदर हो जाएगा बचे हुए पोर्शन का। तो मतलब ये जो स्क्वायर की, ये जो कटे हुए स्क्वायर की साइड है, ये डेफिनेटली L/2 से तो ज्यादा ही होने चाहिए। वो मैंने एक्स मानी है, यानी जो पूरे सेंटर का डायगोनल होगा स्क्वायर का, दैट शुड बी हियर। यस, सपोज ये O है और कटे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास ये इसके मिडिल पॉइंट पर होगा, तो समथिंग लाइक हियर, O डैश। और ये शिफ्ट करेगा इधर, तो शिफ्ट अगर इतना कर गया कि उधर पहुंच गया, यानी जो शिफ्टिंग है वो ओपी से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। शिफ्टिंग मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ओपी, तभी तो ये बाहर रहेगा। ये मेरे पास कंडीशन दी गई है, उससे एक्स निकालना है। अब आप सबसे पहले जैसे शिफ्टिंग निकालते हो निकाल लो। शिफ्टिंग क्या होती है? शिफ्टिंग होती है रिमेनिंग मास, रिमूव्ड मास। तो मान लिया कि मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इक्वल टू सिग्मा, तो दैट इज एक्स स्क्वायर सिग्मा। और रिमेनिंग मास L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब इनके बीच की डिस्टेंस, तो इनके बीच की डिस्टेंस ऐसी है कि डायगोनल आप जानते हो कितना होता है। तो अगर यहां से चलें तो ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी L/√2, दिस इज CO। और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी X/√2। ये शिफ्टिंग निकल आई, और ये वाली शिफ्टिंग ओपी से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू ओपी। अब ओपी कैसे निकालें? ओपी निकालनी बहुत सिंपल है। ये हमारे पास डिस्टेंस पूरी है X√2, और ये वाली माइनस कर देंगे, माइनस ये L/√2 है। अब चलो मैथ्स लगाई जाए, सिग्मा से सिग्मा काट दिया जाए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये देखो L/√2 माइनस X/√2, √2 नीचे आ गया, L माइनस एक्स, और दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे फिर आप √2 एलसीएम ले लीजिए, तो आ जाएगा 2x माइनस एल। √2 हमने एलसीएम ले लिया, तो 2x माइनस एल। ये बहुत अच्छे, √2 से √2 काट दिया और इसके फैक्टर कर दिए हमने, तो एक्स स्क्वायर अपॉन L प्लस एक्स आ गया।
लेस देन आर इक्वल टू 2x माइनस एल आ गया। तो एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कर लेते हैं 2x माइनस एल और एल प्लस एक्स। तो मल्टीप्लाई करते जाते हैं 2xl 2xl प्लस 2x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस एल एक्स अब बहुत सारी चीजें कट जाएंगी, जैसे ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो यहाँ 0 आ गया और यहाँ खाली x स्क्वायर बचा और प्लस एक्सएल आ गया और माइनस एल स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 चाहिए। ये मेरी कंडीशन है। ये अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तुम्हें। अब कैसे सॉल्व किया जाए, ये इसके फैक्टर करो एल स्क्वायर के एक्स और एल के, तो उससे एक्स की कंडीशन आ जाएगी और एक वैल्यू आ जाएगी जिससे कि एक्स अगर आएगा तो उस सिचुएशन में ये हो जाएगा। यहाँ एक्स के 2 रूट्स होंगे। रूट्स रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे ये भी है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू में कर लेते हैं। सपोज एल इज इक्वल टू, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, अगर इससे x निकालें तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 प्लस 64 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा -2 प्लस -1 प्लस ये 4 गया 16। तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 17 आ रहा है। तो ये x की वैल्यू 2 प्लस रूट 17, x की वैल्यू निगेटिव तो कभी आएगी नहीं, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन -2 प्लस रूट 17। रूट 17 कितना होता है, मैंने एक दिन निकालना बताया था, 16 प्लस 1 की पावर हाफ। 16 कॉमन लिया तो 4, 1 प्लस 1/16 की पावर हाफ तो 4, 1 प्लस 1/32, 4 अंदर गया 4.125 आ गया। तो फिर ये आंसर आ जाएगा। तो ये 4.125 है, -2 प्लस 4.125, तो ये ग्रेटर देन, हेलो हाँ हाँ, स्वास्थ्य अपार्टमेंट में देना है। स्वास्थ्य अपार्टमेंट गीता नगर क्रॉसिंग के पास है। गीता नगर क्रॉसिंग के पास है।
हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हम्म। तो मतलब x की वैल्यू 2.125 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, और सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चन और कराएंगे रिजिड बॉडी रोटेशन कराने के बाद। और आज हम लोग रोटेशन शुरू करते हैं। रोटेशन, तो रोटेशन में हम लोगों को पढ़ना बहुत कम है। हमें पढ़ना है रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड लाइन, जिसको कि हम लोग एक्सिस कहते हैं। बस इतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से? नंबर 1, ट्रांसलेशन और रोटेशन, ये होता क्या क्या है। पहली चीज, रिजिड बॉडी से मेरा मतलब क्या है, रिजिड बॉडी भी जानना चाहिए। तो पहले तो ये दो कंसेप्ट क्लियर करने हैं। फिर हम लोगों को 4 चीजें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, और टॉर्क। ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमको। तो स्टार्टिंग 1 बाय 1 करते हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशन। तो एनी वन ऑफ यू, ट्रांसलेशन क्या होता है और रोटेशन क्या होता है, इन दोनों में फर्क मालूम होना चाहिए। तो जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, ये एक बॉडी हमने बना ली और ये ट्रांसलेट कर रही है, तो इसका क्या मतलब होगा, कोई बताए? मतलब पॉइंट सेम रहेंगे, अगर इनिशियल और फाइनल को देखें तो वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन में चलते रहेंगे। सर सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वही हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी होगा इस और बॉडी बताए, का। और बताए। ये दोनों ही बातें आप लोगों ने सही बताई हैं, गलत नहीं बताई हैं। देखिए, जब ट्रांसलेशन होगा ना, तो इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? हालांकि ये पहचान बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पहचान यही है कि आप ऐसा करो कि इस बॉडी के बाहर अंदर स्पेस में कोई भी एक लाइन खींच लो, समझे? कोई भी एक लाइन खींच लो, स्ट्रेट लाइन,
और इसके बाद ये जैसे बॉडी है, इसको किसी भी रास्ते से चलाओ, ऐसे ऐसे चलाओ, ऐसे ऐसे। ये जरूरी नहीं है कि मतलब आप स्ट्रेट लाइन में ही चलाओ, आप किसी भी रास्ते से चलाओ। ऐसे भी चला सकते हो, ऐसे भी चला सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, और इस स्ट्रेट लाइन पे भी कोई एक पॉइंट ले लो। तो इस बॉडी की ओरिएंटेशन इसके रेस्पेक्ट में बदलेगी नहीं। इसमें दो पॉइंट ले लो, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, और मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। बॉडी पर कोई भी एक लाइन ले लो, और जब उस लाइन को यहां पे लाओगे तो जाहिर है कि ये पॉइंट यही है, ये पॉइंट यही है। मतलब एक लाइन मैंने बाहर ली और एक कोई भी लाइन बॉडी के अंदर ले ली, और अब हम दोनों लाइनों को बढ़ा रहे हैं, जरा डॉटेड बढ़ा रहे हैं। ये देखो, ये लाइन हमारी छोटी पड़ गई है, कोई बात नहीं, इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो देखो ये दोनों एंगल जो है सेम है। बॉडी पर कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये और ये ले लो, चलो इसको मिला देते हैं, किसी और कलर से मिला देते हैं भाई, ऐसे। और जब इन दोनों को हम शिफ्ट करते हैं यहां पे, अब इसको मैं शिफ्ट करने जा रहा हूं, ये यहां थी, इसको यहां लेके आ रहे हैं, ये पॉइंट बन गए। और अगर इस लाइन को भी अगर हम आगे बढ़ा के अपनी जो बेस लाइन मानी थी हमने, इससे इसको भी बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया, तो देखो ये दोनों एंगल भी सेम है। यानी कि अगर बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करती है, इफ ए बॉडी परफॉर्म translational motion, then its orientation does not change. जरूरी नहीं कि यही लाइन लो, कोई भी लाइन ले लो, और बॉडी की भी कोई लाइन ले लो। अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है तो डेफिनेटली हमारे पास सारी लाइनें सेम एंगल बनाएंगी। ये वाली जो बना रही थी वही यहाँ पे भी ये वाली लाइन बनाएगी, जो ये बना रही थी वही ये भी बना रही थी। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन की रियल डिफिनीशन है। ट्रांसलेट हो रही है बॉडी, इट्स ओरिएंटेशन इज नॉट चेंज। और दूसरी चीज क्या है कि all the particles
undergo with same displacement. In same time. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग जानते ही हैं, अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट लूं तो ये हुआ है, और अगर इसका डिस्प्लेसमेंट लूं तो ये हुआ है, अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट लूं तो ये हुआ है, और अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट लूं तो ये हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थोड़े से शिफ्टेड है, बट सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड के हैं। At any time, velocity and acceleration of all the particles are same. जो एक पॉइंट की वेलोसिटी होगी वही सारे पॉइंट की वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कह रहे हैं। अगर बॉडी एक्सेलरेशन से चल रही है तो वेलोसिटी बढ़ सकती है, टाइम के साथ घट सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जो एक पॉइंट की होगी वही सबकी भी होगी। ऐसी नहीं होगी कि एक बॉडी किसी और वेलोसिटी से चले और एक पार्टिकल किसी और वेलोसिटी से चले। सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होंगे। और ये जो अभी शिवांगी ने बताया था कि सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होगी, तो ये उसी स्टेटमेंट को कहने का दूसरा तरीका है। क्योंकि सारे पार्टिकल की वेलोसिटी वही है, इसलिए सेंटर ऑफ मास की भी वही होगी। तो इसका मतलब है जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वही सारे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। ये मेरे पास ट्रांसलेशनल मोशन होता है। अब रोटेशन में ये नहीं होता है। रोटेशन में क्या होता है, अब हम लोग रोटेशन देखते हैं। रोटेशन में हम लोग फिर से एक बॉडी बना लेते हैं, वैसे ही एक बॉडी बना ली, और एक बार फिर से कोई रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। ये और दो पॉइंट बना देते हैं इसको। एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं। इनको भी मिला देते हैं, किसी और कलर से मिलाएंगे। और जब इसको बढ़ाएंगे तो ये एंगल कुछ मान लो थीटा बन जाए। अब मैं क्या करता हूं कि इतने इसको मैंने लॉक कर दिया इसको। ये अब देखो ट्रांसलेशनल में क्या था, चलाओ ऐसे। तो ये नहीं बदल रहा था,
अब अगर मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा टर्न कर दें ऐसे, तो ये पोजीशन बदल जाएगी और वो वाली लाइन डिफरेंट एंगल बनाएगी। ये फिगर मुझसे सही नहीं बन रही है, बट इट इज, अनडू कर देते हैं। ये था, अगर ये रोटेट कर जाएगी, सपोज ये इस तरीके से थोड़ा सा रोटेशन है, ये ऐसे बन गई, तो ये वाली जो लाइन थी इसकी ओरिएंटेशन बदल जाएगी। ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें जितनी भी लाइनें होंगी वो सब इस लाइन के साथ डिफरेंट एंगल बनाएंगी, और जब ये नई पोजीशन में पहुंच जाएगी तो वो सारी लाइनें फिर नई एंगल बनाएंगी, लेकिन जो डेल्टा थीटा है वो सबके लिए सेम होगा। तो अगर कोई बॉडी रोटेट करती है तो उस सिचुएशन में नंबर 1 ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाती है, और नंबर 2 थीटा, ओमेगा और अल्फा सबके सेम रहते हैं। जो चीज ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटीज के साथ थी कि हर पॉइंट का वेलोसिटी और ये सब सेम रहता है, जो चीज वहां लीनियर वेलोसिटी के लिए सही थी वो चीज यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा और ओमेगा के लिए सेम है। तो दिस इज कॉल्ड रोटेशन। और आई थिंक रिजिड बॉडी आप लोग जानते ही होंगे। रिजिड बॉडी में क्या होता है, रिजिड बॉडी में जो रिजिड बॉडी के कोई भी 2 पॉइंट होते हैं, बॉडी के साथ कुछ भी करो, इनके बीच की डिस्टेंस नहीं बदलती है। द रिजिड बॉडी में द रिलेटिव डिस्टेंस between any 2 points does not change. That is the rigid body. और अब हम लोग रिजिड बॉडी का रोटेशन लेते हैं। तो रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड लाइन, रोटेशन ऑफ rigid body about a fixed line, और जिसको कि हम लोग एक्सिस भी कहते हैं। ये प्लेन रोटेशन है। तो कोई भी एक बॉडी बना लेते हैं किसी भी शेप की, कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर या कोई फंडामेंटल बॉडी बनाई जाए।
तो एक ये जनरल बॉडी बना दी गई और एक कोई लाइन ले लो, ये लाइन ले ली, तो ये है हमारी फिक्स लाइन जिसको कि हम लोग एक्सिस भी कहेंगे। और सपोज ये वाली बॉडी रोटेट कर रही है इसके अबाउट, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, 2-4 पॉइंट्स मैं ले लेता हूं, तो इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दो। और सेंटर ये मान लो और एक सर्किल खींच दो। ये सभी सर्कुलर मोशन करेंगे। तो मैं जल्दी से बना देता हूँ, ड्राइंग के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, अदरवाइज अननेसेसरी काफी देर हो जाएगी। तो ये भी इसके अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा, ये भी सर्कुलर मोशन करेगा, ये भी सर्कुलर मोशन करेगा, सेंटर सभी एक्सिस पे होंगे। तो ऑल द पॉइंट्स परफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये सर्कुलर मोशन कैसे होंगे, इनकी कुछ विशेषता होगी। जैसे नंबर 1, सेंटर विल बी ऑन एक्सिस। इसके सर्किल का सेंटर भी यहाँ होगा, इसके सर्किल का भी सेंटर यहाँ होगा, इसके सर्किल का भी सेंटर यहाँ होगा। नंबर 2, रेडियस इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन। इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और नंबर 3, ये जो सर्कुल्स हैं ये परपेंडिकुलर होंगे लाइन के। सर्कुलर प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू लाइन। और नंबर चीज सबके लिए थीटा, ओमेगा और अल्फा सेम होगा। बदल सकता है, पहले बॉडी धीमे चल रही थी फिर तेज चलने लगी, ओमेगा ज्यादा हो गया, लेकिन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट जो ओमेगा एक बॉडी का होगा वही सबका होगा। इसमें एक स्पेशल केस ये होता है कि सपोज ये एक्सिस इस बॉडी से पास हो, तो अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी है और कोई एक्सिस हमारी इस बॉडी से पास हो रही है, तो चूंकि सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो जो पॉइंट्स और उनके सेंटर एक्सिस पर होते हैं, तो इफ एक्सिस passes through the body, then points on axis remains stationary, तब ये मूव नहीं करते। ये मेरे पास रोटेशन मोशन की खासियत होती है। अब बाकी चीज आप लोग समझते ही हैं, जानते ही हैं। हम कुछ डेरिवेशन फटाफट आज कर रहे हैं।
और देखिए वो आपको कितनी समझ में आते हैं। तो जैसे मान लिया कि मेरे पास ये कोई बॉडी है और ये इसकी एक्सिस है, और कुछ हम पॉइंट्स ले लेते हैं ये, और सपोज ये बॉडी के अबाउट ओमेगा से ये रोटेट कर रही है। दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और सबके ओमेगा सेम है। और मान लीजिए ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है, ये पार्टिकल नंबर 3 है, ये डिस्टेंस r1 r2 r3 है। तो अगर हम इस पार्टिकल के ये मासेस मान लो m1 m2 m3, तो अगर हम इन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालें तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर डैश डैश डैश, और फिर 1/2 m1, और v1 v2 सबके अलग अलग होंगे, और v1 बराबर r ओमेगा, तो ये r1 ओमेगा हो जाएगा। तो r1 ओमेगा का स्क्वायर हाफ m2 r2 ओमेगा का स्क्वायर, तो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहां से हाफ, और m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन है। तो ये जो ब्रैकेट वाली चीज है, तो चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती थी, अगर ये ट्रांसलेशन करती तो सबकी वेलोसिटी सेम होती, तो हाफ m1 v स्क्वायर हाफ m2 v स्क्वायर, तो हाफ m1 प्लस m2 प्लस m3 टाइम्स v स्क्वायर, तो हाफ टोटल मास ऑफ द बॉडी अपॉन v स्क्वायर होता। और जब ये रोटेट कर रही है तो हाफ इंटू ओमेगा सबका सेम है, तो हाफ इंटू ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन ये वाली चीज बदल गई है, तो इसको हम लोग रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। If there are few discrete particles, then I is equal to this. और अगर ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी है तो r स्क्वायर dm, इंटीग्रल होल ओवर दी बॉडी। यूनिट इसकी होती है kg मीटर स्क्वायर, और ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है क्योंकि डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट निकलेगी। कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों के अबाउट डिपेंड करता है। नंबर 1 एक्सिस, किस पॉइंट के अबाउट पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं, और नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्सिस, हाउ दे स्प्रेड आउट। और इस टर्म को बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमने आपको दो चीजों से परिचित कराया। अब बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका यह है कि आप जैसे मान लो फ्यू पार्टिकल्स आर देयर, और एक्सिस भी डेफिनेटली दी जाएगी, तो ये एक्सिस है, और सपोज हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल नहीं है,
इस ट्रायंगल पर 3 मासेस रखे हुए हैं, एक ये m मास, एक ये 2m मास, एक ये फिर m मास। ट्रायंगल इक्विलैटरल है 60 डिग्री और डेफिनेटली इसकी साइड L है, और ये वाला जो पॉइंट है इसकी यहां से ये डिस्टेंस दी गई है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई है, सपोज ये 1 मीटर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको अगर निकालना है तो बहुत सिंपल है, सबसे परपेंडिकुलर डालो, इससे भी डालो, इससे भी डालो और इससे भी डालो, और मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर का सम ले लेना है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इससे डाला, ये मास 2m है और लेंथ 1 मीटर है, तो ठीक है 2m इंटू 1 का स्क्वायर, और फिर इससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, 1 प्लस एल हो जाएगी, तो m इंटू 1 प्लस एल का स्क्वायर, और इससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो ये l/2 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 प्लस l/2, तो m इंटू 1 प्लस l/2 का स्क्वायर, तो बस 2m प्लस m और ये 1 प्लस l स्क्वायर और m 1 प्लस l/2 का स्क्वायर, तो आप m कॉमन ही ले लीजिए सबसे, तो 2 और ये 1 प्लस l का स्क्वायर है, तो 1 प्लस l स्क्वायर प्लस 2l, और ये 1 प्लस l/2 का स्क्वायर है, तो 1 प्लस l स्क्वायर बाई 4 और प्लस l आ गया। अब सबको जोड़ दीजिए, m 2 1 1 4 हो गया, और l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4 5l स्क्वायर बाई 4 हो गया, और प्लस 3l हो गया। अब चाहो तो 4 अंदर ले लो, m/4 इंटू, तो हो जाएगा 5l स्क्वायर प्लस 12l प्लस 16। को आंसर अच्छा नहीं लगा? आंसर अच्छा इसलिए नहीं लगा कि m और l दिए हुए थे, सपोज l की वैल्यू भी 1 मीटर दे देते, m की वैल्यू भी दे देते तो कुछ अच्छा आ जाता, लेकिन निकालने का तरीका यही है, इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कैलकुलेट करना है तो इसके स्टेप्स हैं क्या, फाइंड एक्सिस जो दी रहती है, फाइंड एक्सिस, नंबर 2 ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस फ्रॉम ईच मास, और फिर मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर सबका लो और इसको सबके लिए जोड़ दो। अब जैसे एक एग्जांपल और करते हैं, ये थोड़ा सरल लेते हैं। ये बना, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ एक मास रखा हुआ है 2 kg का, यहाँ 1 kg का, यहाँ 3 kg का, और यहाँ 1 kg का। और एक्सिस हम ले रहे हैं
एक्सिस सपोज ये ले रहे हैं, और रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई दे देते हैं आपको। ये विड्थ इसकी 3 मीटर है, ये हाइट इसकी 2 मीटर है। तो मुझे फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज मासेस, फाइंड मोमेंट of inertia about blue axis। तब ये कितना निकलेगा? तो बहुत इजी टास्क है। हर मास से आपको परपेंडिकुलर डालना है। तो इससे परपेंडिकुलर डालोगे तो उसी लाइन पर है तो 0 है, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर, प्लस इससे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 3 है, तो 1 इंटू 3 स्क्वायर, इसका 3 इंटू 3 स्क्वायर, और इसका 1 इंटू 0 स्क्वायर, इसका तो आ जाएगा 9 और ये 27, तो 36, तो 36 kg मीटर स्क्वायर आ गया। तो वी कैन कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम अबाउट दिस मैनर। और हाँ ठीक है प्रत्युष, आपका आंसर सही था। और मैं इसमें आपको 2 थ्योरम्स बता दे रहा हूं, 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स। इनका प्रूफ तो हम नहीं बताएंगे, वो लगभग हर बुक में दिया हुआ है, उसका एप्लीकेशन ज्यादा आता है। और पहली होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि जैसे ये मेरे पास कुछ मासेस हैं M1, M2, M3, M4, M5, M6, और यहाँ इनका सेंटर ऑफ मास है, एंड देयर इज सम एक्सिस passing through center of mass। ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास एक्सिस है। जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाती है उसको हम लोग जनरली ICM से डिनोट करते हैं। हालांकि ये बात दूसरी है कि सेंटर ऑफ मास से कोई एक ही एक्सिस नहीं जाती है, बहुत सारी एक्सिस जा सकती हैं। भाई एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सेंटर ऑफ मास एक्सिस होती है, उनमें से कोई एक एक्सिस हमने ले ली है, एंड सपोज इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास मैंने कैलकुलेट कर लिया है।
let ICM is known. इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास मालूम है, मतलब M1 से M2 से M3 से M4 से सबसे परपेंडिकुलर डाल करके मैंने सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रखा है. नाउ देयर आर अनदर एक्सिस which is parallel to this anywhere. सपोज यहां पर मैं इसका कलर भी चेंज कर दूंगा. और इसको मैं IP लिखूंगा. IP means it is an axis which is parallel to our given center of mass axis. और मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस ये है कुछ भी मान लीजिए, H मान लीजिए, D मान लीजिए, A मान लीजिए, मानने से कुछ नहीं होता है. सपोज ये वाली डिस्टेंस मैंने D मान ली डिस्टेंस, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं IP इज इक्वल टू ICM प्लस टोटल मास सिग्मा M इंटू D स्क्वायर. ये मेरे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम. मैं आपको विदाउट प्रूफ बता रहा हूं. अगर आपको प्रूफ चाहिए तो कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उठा लो, 12th की 11th की, सब में ये प्रूफ दिए रहते हैं. इसलिए प्रूफ में टाइम वेस्ट हम नहीं कर रहे हैं, हमें इसका यूज करना है. बस दो बातें ध्यान रखनी है. जिसके अबाउट तुम्हें सेंटर ऑफ मास मालूम है वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए. और जब इसके अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो इसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट हम सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के लिए भी लगा सकते हैं. जैसे देखो ये कॉन्टिन्यूअस बॉडीज में ये बहुत ही एक पॉपुलर सी चीज है. सपोज ये एक रॉड है, तो यूनिफॉर्म रॉड है. और इसका मास M है, लेंथ L है. और सब लोग जानते हैं कि अगर इसके मिडिल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एक्सिस से मिडिल पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा, इसको ICM कहते हैं. तो ICM बराबर होता है ML स्क्वायर बाई 12. और अब सपोज कर लो हमें इसके एक एंड से निकालना है, तो ये इसके पैरेलल है, तो I एंड बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर. तो ये तो है ML स्क्वायर बाई 12 और प्लस M और D की वैल्यू यहाँ L बाई 2 है.
तो जोड़ करके ये ml²/3 आ जाता है। मैनी मोर लॉट एप्लीकेशन, आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और दूसरी थ्योरम भी बता दें, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में ये है कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये एक प्लेन में होने चाहिए। तो कंसीडर करो एक प्लेन है कोई, प्लेन कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो हम एक प्लेन बना लेते हैं। ये मान लो ले लिया प्लेन, और इस प्लेन में कुछ पार्टिकल्स हैं। इस थ्योरम के लिए ये जरूरी है कि ऑल द पार्टिकल्स मस्ट बी इन सेम प्लेन। तो ये मान लीजिए M1 है, ये M2 है, इस तरीके के ये 3-4 पार्टिकल ले लिए। अब इसमें हम 3 एक्सिस चूज करते हैं। एक एक्सिस हम चूज करेंगे दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये। और 2 कोई भी एक्सिस चूज करेंगे विच इज इन द प्लेन एंड परपेंडिकुलर। कोई भी 2 एक्सिस ले सकते हैं, ऐसी और ऐसी। तो सपोज ये जो 2 ब्लू वाली एक्सिस हैं I1 और I2, ये बॉडी के प्लेन में है, प्लेन के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है लेकिन। और ये जो थर्ड वाली मेरी एक्सिस है I, ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। कुल मिला के तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, लाइक XYZ एक्सिस। बस फर्क इतना है कि 2 एक्सिसेस बॉडी के इस प्लेन में है और एक उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। इसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं कि जो मान लिया ये XY प्लेन है, तो XY से जरा समझ में जल्दी आ जाता है। ये मान लो मेरे पास XY प्लेन है, तो ये मैंने X एक्सिस ले ली, ये Y एक्सिस ले ली, और जो Z वाली है वो ऐसे जाएगी, ये Z है। तो IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, यानी ये जो पार्टिकल है ये XY प्लेन में फैले हुए हैं। पार्टिकल भी हो सकती है, कोई कॉन्टिन्यूअस बॉडी भी हो सकती है, और इसका भी यूज करके हम लोग काफी चीजें कर सकते हैं। तो बेटा आज मैंने दोनों एक्सेस करा दी हैं, फिर कल मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। आज इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कल। आज की क्लास एंड कर रहे हैं। सर इसकी PDF सेंड कर दीजिएगा। ठीक बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू।